जिम्बाब्वे में एक ब्रेड 10 मिलियन जिम्बाब्वेन डॉलर की मिल रही थी। पाकिस्तान में 1 लीटर दूध 300 रुपए पर लीटर में मिल रहा था। वेनेजुएला में इन्फ्लेशन 33,000% से बढ़ गया था। अगर ऐसा इन्फ्लेशन हमारे भारत में आ गया तो क्या होगा? इमेजिन कीजिए कि पेट्रोल प्राइसेस भारत में 4,000 रुपये पर लीटर हो गया है, दूध 650 रुपये पर लीटर में बिक रहा है, चावल 7,000 रुपये किलो में बिक रहे हैं एंड स्कूल एजुकेशन में मिनिमम 10 लाख रुपए पर ईयर लग रहे। अरे डरिए मत, सिर्फ इमेजिन करने बोला है, क्योंकि रियलिटी में हमारा सेंट्रल बैंक आरबीआई ऐसा कभी नहीं होने देगा। स्वागत है आपका हमारे चैनल फेव नॉलेज में। आज हम डिटेल में बात करेंगे कि कैसे आरबीआई अपने मेजर से भारत की इकोनॉमी को स्टेबल एंड हाइपर इन्फ्लेशन से दूर रखता है। सबसे पहले तो इन्फ्लेशन का मतलब समझते हैं। इन्फ्लेशन का सिंपल मीनिंग है महंगाई। फॉर एग्जांपल, अगर भारत में एक ही प्रोडक्ट मिलता है एंड उसका प्राइस अगर 2021 में 100 रुपये का था, बट उसी प्रोडक्ट का प्राइस 2022 में 106 का हो गया, तो भारत में इस प्रोडक्ट का इन्फ्लेशन 6% से बढ़ गया एक साल में। यही प्रोडक्ट की प्राइस कम हो जाए तो इकोनॉमी में उसे डिफ्लेशन कहा जाता है। इन्फ्लेशन इज गुड फॉर अ कंट्री अगर वो एक सर्टेन लेवल तक बढ़ता है तो, लेकिन अगर कोई इकोनॉमी डिफ्लेशन को फेस करती है तो इकोनॉमी बहुत सीरियस प्रॉब्लम में। भारत में इन्फ्लेशन का टारगेट 4 to 6% का रहता है आरबीआई का। अगर इस बैंड में इन्फ्लेशन बढ़ता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर 6% से ज़्यादा या 4% से कम होता है तो हमारी इकोनॉमी में प्रॉब्लम है। अब इन्फ्लेशन को कैलकुलेट कैसे करते हैं? 3 इंडाइसेस का यूज किया जाता है इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए। सबसे पहला है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स यानी पीपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी WPI एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI। आइए तीनों को एक एक करके देखते हैं। PPI यानी प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स में प्रोड्यूसर लेवल पे कितने प्राइसेस बढ़ रहे हैं वो कैलकुलेट किया जाता है। फिलहाल भारत में PPI इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने के लिए यूज नहीं किया जाता। WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स में होलसेल लेवल पे कितना प्राइस इंक्रीज हुआ वो कैलकुलेट किया जाता है। WPI 676 आइटम्स का एक बास्केट क्रिएट करता है एंड इन आइटम की कितनी प्राइस इंक्रीज हुई उस बेसिस पे इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करता है। 2014 से पहले आरबीआई अपनी सारी पॉलिसीज WPI के बेसिस पे करती थी, बट WPI सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करता। साथ ही में प्रोड्यूसर एंड होलसेलर एंड रिटेलर के बीच बॉटलनेक्स को भी कंसिडर नहीं करता। इसलिए 2014 से फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने आरबीआई की पॉलिसी मेकिंग WPI से CPI के बेसिस पे शिफ्ट कर दी। CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिटेल लेवल में कितना प्राइस इंक्रीज हुआ वो कैलकुलेट करता है। मतलब ये इंडेक्स बेसिकली शो करता है कि कॉमन मैन को पहले से कितना ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ रहा है एंड ये ऑल्सो ये भी शो करता है कि इकोनॉमी की कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी इंक्रीज हुई। CPI टोटल 260 प्रोडक्ट्स का एक बास्केट बनाता है जिसमें सर्विसेज भी इंक्लूड होती है। इसको कैलकुलेट करने के लिए फ्यूल, फूड एक्सेट्रा जैसे कई प्रोडक्ट्स का एक बास्केट बनता है। जिन प्रोडक्ट्स की डिमांड ज़्यादा होती है उनको प्राइस चेंज के लिए ज़्यादा कंसिडर किया जाता है एज कंपेयर टू द प्रोडक्ट्स जिनकी डिमांड कम होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर भारत में राइस एंड शर्ट्स की डिमांड ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पेन एंड पेट्रोल, तो राइस एंड शर्ट को ज़्यादा कंसिडर किया जाएगा प्राइस चेंज के लिए एज कम्पेयर टू पेन एंड पेट्रोल। अब आइए समझते हैं कि आरबीआई ऐसे कौन से तरीके यूज़ करता है जिससे वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकता है। सबसे पहला तरीका जिससे आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकता है वो है रेपो रेट। अब जैसे हम जैसे कंज्यूमर को लोन की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही कमर्शियल बैंक्स जैसे कि ICICI, SBI, एक्सिस एक्सेट्रा को भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो बैंक्स जाते हैं सेंट्रल बैंक के पास लोन के लिए। जिस रेट पे आरबीआई बाकी कमर्शियल बैंक्स जैसे कि ICICI, SBI इन सबको लोन देता है उसे ही रेपो रेट बोला जाता है। अब रेपो रेट के माध्यम से आरबीआई भारत की इकोनॉमी के इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकता है। अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देगा तो उसका सीधा असर कमर्शियल बैंक्स के लेंडिंग रेट पे भी पड़ेगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आरबीआई ने पीएनबी को 4% के रेट पे लोन दिया, फिर पीएनबी के पास एक कंज्यूमर आया लोन लेने, तो पीएनबी ने उसे 6% के रेट पे लोन दिया। ये जो बीच का 2% है वो पीएनबी का प्रॉफिट हो गया। लेकिन अब आरबीआई ने रेपो रेट ही 4% से 6% कर दिया, तो सिंपल सी बात है कि पीएनबी अपना प्रॉफिट बनाने के लिए कंज्यूमर को 6% से ज़्यादा ही लगाएगा, चाहे अब पीएनबी 8% लगाए या 10%, लेकिन कंज्यूमर को लोन के लिए पहले से ज़्यादा ही पे करना पड़ेगा। जब कंज्यूमर के लिए लोन महंगा हो जाता है तो लोन की डिमांड भी कम हो जाती है एंड मार्केट में पैसा कम फ्लो होने लगता है। जब मार्केट में पैसा कम फ्लो होता है तो सिटीजन्स के पास कम पैसा आता है खर्च करने के लिए, हेंस उनकी परचेसिंग पावर कम हो जाती है। और जब सिटीजन्स की परचेसिंग पावर कम हो जाती है तो ऑब्वियसली गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड भी कम हो जाती है। और इकोनॉमिक्स का बेसिक फंडा है बॉस कि जब भी किसी गुड्स या सर्विसेज की डिमांड कम होती है तो उसके प्राइस भी कम हो जाती है एंड इसी तरह महंगाई कम कर पाता है आरबीआई रेपो रेट के माध्यम से।
दूसरा तरीका जो आरबीआई यूज कर सकता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए वो है रिवर्स रेपो रेट। ये टेक्निक रेपो रेट का पूरा उल्टा वर्जन है। जिस रेट पे कमर्शियल बैंक आरबीआई को लेंड करता है उसे कहता है रिवर्स रेपो रेट। अब इस टेक्निक में आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को एनकरेज करता है लोन आरबीआई को देने के लिए बाय इंक्रीजिंग रिवर्स रेपो रेट। इससे होता क्या है कि कमर्शियल बैंक को अच्छा खासा इंटरेस्ट मिल जाता है आरबीआई को लेंड करके, एंड इकोनॉमी में कैश फ्लो भी कम हो जाता है क्योंकि कॉमन कंज्यूमर को लोन कम मिलता है क्योंकि कमर्शियल बैंक्स अपना ज़्यादातर पैसा आरबीआई को लेंड कर देती है। एंड अगेन सेम सिचुएशन फिर से हो जाती है कि इकोनॉमी के मार्केट में पैसा कम होता है तो सिटीजन्स की परचेसिंग पावर भी कम हो जाती है एंड गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड भी कम हो जाती है। इसी वजह से उनके प्राइसेस भी कम हो जाते हैं एंड इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाता है। तीसरा तरीका जो आरबीआई यूज करता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए वो है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, एंड एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। सीआरआर रिप्रेजेंट करता है मिनिमम परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट्स जो कमर्शियल बैंक को रखने होते हैं आरबीआई के साथ। फॉर एग्जांपल अगर किसी बैंक के पास टोटल डिपॉजिट है 1000 रुपए के एंड आरबीआई ने सीआरआर 2% कंपलसरी कर दिया तो उस बैंक को 20 रुपए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अपने पास रखने होंगे एंड ये 20 रुपए ये बैंक कमर्शियल या इकोनॉमिकल काम के लिए यूज नहीं कर सकते। एसएलआर भी सीआरआर की तरह सेम होता है, बस सीआरआर कैश फॉर्म में ज्यादातर होता है बैंक के पास, जबकि एसएलआर लिक्विड एसेट्स जैसे कि कैश, गोल्ड या फिर गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज के फॉर्म में बैंक के पास पड़ा होता है। विद हेल्प ऑफ सीआरआर एंड एसएलआर आरबीआई इकोनॉमी के कैश फ्लो को कम करता है एंड इन्फ्लेशन को कंट्रोल में ला सकता है, सेम एज रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। चौथा तरीका जो आरबीआई यूज करता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए वो है टैक्स एंड रिस्ट्रिक्शंस। अगर आरबीआई को लग रहा है कि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है तो विद हेल्प ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑफ इंडिया गुड्स एंड सर्विसेज के टैक्स बढ़ा देती है आरबीआई, एंड जब किसी गुड्स या सर्विसेज का टैक्स बढ़ता है तो उसका प्राइस भी बढ़ जाता है एंड हेंस उसकी डिमांड कम हो जाती है। टैक्स के साथ साथ इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस लगा के भी आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल में ला सकती है। अब आइए समझते हैं भारत के करंट इन्फ्लेशन सिचुएशन को एंड आरबीआई के मेजर्स को। करंट इन्फ्लेशन रेट भारत का है अराउंड 7% का, जो कि आरबीआई के टारगेट इन्फ्लेशन बैंड 4 to 6% से ज़्यादा है। इसे कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने रेपो रेट मई 2022 से ऑलमोस्ट 200 बेसिस पॉइंट्स या फिर 2% से बढ़ा दिया है। मई 2022 में 0.4% से रेपो रेट बढ़ा के आरबीआई ने रेपो रेट 4% से 4.40% कर दिया था। फिर जून में 0.5% बढ़ा के 4.90% कर दिया एंड ऐसे करते करते फरवरी 2023 तक रेपो रेट 6.5% तक हो गया था। भारत में इन्फ्लेशन 1974 में अराउंड 32% से बढ़ गया था, लेकिन उसके बाद भारत को इतने हाई इन्फ्लेशन का सामना नहीं करना पड़ा थैंक्स टू आवर लीडर्स, गवर्नमेंट एंड प्रोएक्टिव सेंट्रल बैंक आरबीआई। लेकिन आरबीआई को ये ध्यान रखना जरूरी है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के चक्कर में हमारे देश की हालत यूएस जैसी ना हो जाए। यूएस के सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व बैंक ने भी इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए कंटिन्यूअस बेसिस पे रेपो रेट को इंक्रीज किया एंड उसके कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो 3 मेजर बैंक्स सिलिकॉन वैली बैंक, सिग्नेचर बैंक एंड फर्स्ट रिपब्लिकन बैंक कोलैप्स हो गए ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स इन द मार्केट। आरबीआई को बीच का रास्ता चूज करना होगा जिसमें ना हमारी इकोनॉमी की इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़े, ना ही मार्केट में अचानक से कैश फ्लो कम हो जाए। हमें आरबीआई एंड हमारे सरकार पे पूरा भरोसा है कि वो हमारे देश की हालत यूएस, पाकिस्तान या जिम्बाब्वे जैसी नहीं होने देंगे। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव एंड डिटेल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल फेव नॉलेज को सब्सक्राइब करना ना भूले एंड हमें आपके विचार इन्फ्लेशन के बारे में कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। लेट्स हैव अ डिस्कशन इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।